नमस्कार। आज बात करते हैं राष्ट्रवाद की। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त आइडिया है जिसने पूरे के पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। कभी सोचा है कि दुनिया के मैप पर जो देशों की सीमाएं हैं, वो आखिर बनी कैसे? चलिए, आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होते है एक सपने से। 1848 में एक आर्टिस्ट थे, फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा। सोचिए, जहां सारे देश, सारे नेशंस भाईचारे और डेमोक्रेसी के एक पैक्ट में बंधे हों। एक लंबी लाइन में लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं, और नीचे जमीन पर क्या पड़ा है? राजाओं महाराजाओं के टूटे हुए ताज, मतलब राजशाही का अंत। तो सवाल यही उठता है कि राष्ट्रों का ये खूबसूरत सपना आखिर कैसे यूरोप की हकीकत बन गया, और कैसे यही सपना आगे चलकर एक भयानक जंग की वजह बन गया। एक आइडिया जो इतना अच्छा था, वो इतना खतरनाक कैसे हो गया? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी में गाइड करेगा। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये आइडिया कितना बड़ा था, हमें पहले ये देखना होगा कि इससे पहले की दुनिया आखिर थी कैसी। राष्ट्रवाद के इस लहर ने किस पुरानी दुनिया को चुनौती दी? तो हम बार बार ये शब्द सुनेंगे, राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। ये एक ऐसा देश है जहां रहने वाले ज्यादातर लोग एक जैसी पहचान, एक जैसा इतिहास और कल्चर शेयर करते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने इलाके पर उनका अपना कंट्रोल होता है। यही चीज इसे पुराने जमाने के साम्राज्यों से एकदम अलग बनाती है। जरा इस नक्शे को देखिए। ये है 18वीं सदी के बीच का यूरोप। आज के जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड जैसे देश कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं। उस वक्त यूरोप बस छोटे बड़े साम्राज्यों और रजवाड़ों का एक, कह सकते हैं, एक पैचवर्क था, एक पहेली जैसा जिसे अलग अलग राजघराने चलाते थे। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है हैब्सबर्ग एम्पायर। सोचिए, इस एक साम्राज्य के अंदर जर्मन बोलने वाले अमीर लोग थे, इटालियन बोलने वाले इलाके थे, हंगरी में मग्यार थे, तो गैलिशिया में पोलिश बोलने वाले लोग, और इनके अलावा चेक, स्लोवाक, क्रोएट्स, न जाने कितने अलग अलग ग्रुप्स। इन सबको एक साथ जोड़ने वाली चीज क्या थी? कोई कॉमन कल्चर नहीं, सिर्फ एक चीज, अपने सम्राट के प्रति वफादारी, बस। और फिर एक चिंगारी भड़की फ्रांस में, फ्रांसीसी क्रांति। यही वो घटना थी जिसने मॉडर्न नेशनलिज्म यानी आधुनिक राष्ट्रवाद की आग को जलाया, और इस आग में धीरे धीरे पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ये किया कैसे? उनके पास एक पूरा टूलकिट था। सबसे पहले उन्होंने एक नया आइडिया दिया कि असली ताकत राजा के पास नहीं, बल्कि देश के नागरिकों, ले सिटोया, के पास है। फिर आए नए सिंबल्स। राजशाही के झंडे की जगह तिरंगा झंडा आ गया। पुरानी एस्टेट्स जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। और हाँ, भाषा। देश की एक कॉमन भाषा होगी, फ्रेंच। मकसद साफ था, एक देश, एक पहचान की भावना पैदा करना। लेकिन यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, नेपोलियन। ये एक बड़ा पैराडॉक्स है। मतलब एक तरफ तो उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सेनाएं जहां जहां गईं, अपने साथ राष्ट्रवाद और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के यही क्रांतिकारी आइडियाज भी ले गईं। तो एक तरह से नेपोलियन खुद तो एक तानाशाह था, पर अनजाने में वो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। लेकिन हर जगह इन फ्रेंच सेनाओं का स्वागत फूलों से नहीं हुआ। जैसा कि इस जर्मन पेंटिंग में दिखता है, कई लोगों के लिए वो आज़ादी लाने वाले नहीं, बल्कि जुल्म करने वाले हमलावर थे। और इसी विदेशी कब्जे के खिलाफ जो गुस्सा पैदा हुआ, उसी ने इन लोगों के अंदर अपनी खुद की राष्ट्रीयता की भावना को और भी मजबूत कर दिया। तो अब कहानी अगले फेज में पहुंचती है। अब राष्ट्रवाद सिर्फ लड़ाइयों और सेनाओं तक सीमित नहीं रहा। अब ये एक कल्चरल मूवमेंट, एक जन आंदोलन बन गया, लोगों की लड़ाई। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल था रोमांटिसिज्म का। योहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे विचारकों का मानना था कि किसी भी देश की सच्ची आत्मा, उसकी असली संस्कृति राजा महाराजाओं के महलों में नहीं मिलती। वो मिलती है आम लोगों के बीच, उनके लोकगीतों में, उनकी कहानियों में, उनकी भाषा में। इसे उन्होंने दास फोक यानी आम जन कहा। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, इसका असल असर दिखा ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई में। उस वक्त ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। पूरे यूरोप के आर्टिस्ट्स और पोएट्स ने ग्रीस के लिए आवाज़ उठाई, उसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा।
डेलाक्रोइक्स की ये पेंटिंग देखिए, इसने ग्रीस के लिए जबरदस्त सहानुभूति पैदा की। मतलब कल्चर ने पॉलिटिक्स को बदल दिया। इसके बाद 1830 और 1840 का दशक आया और यह पूरे यूरोप के लिए भारी उथल-पुथल का दौर था। एक तरफ आर्थिक तंगी और भूखमरी थी, जिससे आम लोग सड़कों पर उतर आए, और दूसरी तरफ एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था, जो अब राजा महाराजाओं का शासन नहीं बल्कि अपना संविधान और अपने अधिकार मांग रहा था। और इस सब की पराकाष्ठा हुई 1848 में। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में चुने हुए लोग इकट्ठा हुए। उनका सपना था एक यूनिफाइड लिबरल जर्मनी बनाने का। पहली बार लोगों ने खुद अपना संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई। राजा ने ताज पहनने से इनकार कर दिया और सेना बुलाकर इस पार्लियामेंट को ही खत्म कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। फ्रैंकफर्ट की ये नाकामी एक टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद जो हुआ उसने राष्ट्रवाद का मतलब ही बदल गया। अब नेशनलिज्म का आइडिया लिबरल्स यानी उदारवादियों के हाथ से छीन लिया गया। इसे हाईजैक कर लिया। किसने? कंजर्वेटिव्स ने, पुरानी ताकतों ने, और उन्होंने इसे अपनी शक्ति बढ़ाने का हथियार बना लिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जर्मनी का एकीकरण। 1848 में लिबरल्स फेल हो गए, तो फिर मैदान में आए प्रशिया के ऑटो वॉन बिस्मार्क। उनका तरीका अलग था। उन्होंने कहा, देश भाषणों से नहीं, खून और लोहे से बनते हैं, मतलब जंग से। और फिर उन्होंने यही किया। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 बड़ी जंगें जीती और 1871 में प्रशिया के राजा को पूरे जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। कुछ ऐसी ही कहानी इटली की भी थी। ये कार्टून देखिए, बड़ा मजेदार है। इसमें क्रांतिकारी नेता गैरीबाल्डी राजा विक्टर इमैनुअल को इटली नाम का बूट पहनाने में मदद कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग ताकतों, एक तरफ कवूर जैसे चतुर राजनेता और दूसरी तरफ गैरीबाल्डी जैसे जोशीले क्रांतिकारी ने मिलकर इटली को एक देश बनाया। और नतीजा कितना बड़ा था, ये इन 2 नक्शों को देखकर साफ पता चलता है। बाईं तरफ है 1858 से पहले का इटली, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ, और दाईं तरफ 1870 के बाद का एक यूनिफाइड इटली। कितना बड़ा बदलाव है। इन आंदोलनों ने वाकई बिखरे हुए राज्यों से एक मॉडर्न नेशन स्टेट बना दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राष्ट्रवाद का जो आइडिया आज़ादी और एकता के सपने से शुरू हुआ था, अब वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला था। चलिए देखते हैं कैसे। इस बदलाव को समझने के लिए जर्मेनिया की इन 2 तस्वीरों से बेहतर कुछ नहीं। जर्मेनिया जर्मनी का प्रतीक है। 1848 की तस्वीर में वो गर्व से खड़ी है, उम्मीदों से भरी हुई। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1850 की तस्वीर में वो हारी हुई, निराश जमीन पर पड़ी है। ये दिखाता है कि लिबरल क्रांति की नाकामी के बाद राष्ट्रवाद की पूरी भावना ही बदल गई थी। और यही वो बड़ा बदलाव था। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते नेशनलिज्म अब लिबरल आइडियाज यानी आज़ादी और बराबरी के बारे में नहीं रह गया था। अब ये एक संकीर्ण सोच बन गया था। अब बात इस पर नहीं थी कि हम कौन हैं, बल्कि इस पर थी कि वो दूसरे कौन हैं और वो हमसे अलग कैसे हैं। देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए, हमेशा जंग के लिए तैयार। और फिर बड़ी बड़ी ताकतों ने इसी राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल अपनी साम्राज्यवादी भूख मिटाने के लिए किया। जैसे ये ब्रिटिश एम्पायर का मैप देखिए, इसमें ब्रिटानिया पूरी दुनिया के ऊपर बैठी है। मतलब अब नेशनल प्राइड का मतलब सिर्फ अपने देश से प्यार करना नहीं था, इसका मतलब था दूसरे देशों पर कब्जा करना, उन्हें अपना गुलाम बनाना। और इस होड़ ने बाल्कन जैसे इलाकों को एक बारूद के ढेर में बदल दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज नेशन स्टेट का आइडिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन इससे पैदा होने वाला टकराव भी उतना ही सच है। तो सवाल ये है कि हम राष्ट्रीय गौरव यानी नेशनल प्राइड और वैश्विक भाईचारे यानी ग्लोबल फ्रेटर्निटी के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी पूरी दुनिया मिलकर ढूंढ रही है।